पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश जो तीन ओर से अरब देशों से घिरा हुआ, और जैसे ही 1948 में इस देश का जन्म हुआ उसी के साथ ही इन सभी अरब देशों ने मिलकर एक साथ इस देश पर हमला कर दिया, और उसके बाद आज तक इस देश के साथ इन सभी अरब देशों के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण बने हुए हैं। और समय समय पर आप देख ही रहे हो कि अरब देश में लगातार इस देश के साथ संघर्ष चलता रहता है। हम बात कर रहे हैं इज़राइल की। इज़राइल की स्थापना हुई थी 15 मई 1948 को। यह एक दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इस देश की कुल आबादी है 90 लाख, जिसमें से मूल निवासी हैं जो वो हैं यहूदी करीब 70 लाख और 20 लाख फिलिस्तीनी हैं। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान राज्य से भी छोटा है, करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह देश फैला हुआ है। अब यदि हम भारत की बात करें तो देखिए इस देश की स्थापना हुई थी 1948 में, लेकिन भारत ने जो इस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित किए, वो स्थापित किए 1992 में। तो ऐसा क्यों है कि इतने लंबे वक्त के बाद भारत के द्वारा डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित किए गए, तो उसकी हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि न केवल भारत ने ही बल्कि दुनिया भर के विभिन्न देशों के द्वारा इजराइल को अभी तक तो मान्यता तक नहीं दी गया। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हो कि जितने भी ये नीले कलर के कंट्री हैं, तो इन सभी देशों के आज के समय में डिप्लोमेटिक रिश्ते इस देश के साथ स्थापित हो चुके हैं। लेकिन जो ये आप ब्लू कलर में देख के साथ साथ आप यदि अपने अब येलो कलर में देखें तो येलो कलर के वो देश हैं जिन्होंने अभी तक इस देश के साथ रिश्तों को बहाल नहीं किया है, यानी कि शत्रुतापूर्ण इनके रिश्ते बने हुए हैं। और जो ये आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो तो वो ये देश है जिन्होंने इस देश को मान्यता तक नहीं दी। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखना कि जो भारत के उत्तर में आप देख पा रहे होंगे कि एक ऑरेंज कलर का कंट्री है, यानी कि यहाँ पर हम भूटान की हम बात कर रहे हैं जस्ट बांग्लादेश से ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश तो मुस्लिम देश है, तो ज़्यादातर मुस्लिम देशों के द्वारा इस देश के साथ रिश्ते सामान्य नहीं किए गए। तो भूटान के द्वारा 2020 में इजराइल को न केवल मान्यता दी गया बल्कि इस देश के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी डेवलप कर लिए गए हैं। तो अब यदि हम बात करें भारत की, तो देखिए भारत की यदि हम 1948 से 1992 तक के रिश्तों की हम बात करें तो भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी, लेकिन राजनयिक संबंध स्थापित किए 1992 में। हालांकि देखिए इस बीच भी यदि अपने बात करें तो 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971, 1965 या 1999 का कारगिल युद्ध, जो ये पाकिस्तान के साथ सभी युद्ध हुए, इनमें अब इजराइल ने भारत की बढ़ चढ़ कर मदद की। न केवल बढ़ चढ़ कर मदद ही की बल्कि खुफिया सूचनाएं और अत्याधुनिक हथियारों से भी भारत को सहायता दी इस देश ने। परंतु इस देश के साथ भारत ने अपने खुल्लम खुल्ला रिश्ते स्थापित नहीं किए 1992 तक। हालांकि जब हमारी जो खुफिया एजेंसी है रो, जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, 1968 में जब बनाई गई थी तो इसकी स्थापना में, इसके गठन में भी इजराइल की जो सबसे खतरनाक एजेंसी खुफिया एजेंसी मोसाद, ये दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल की, तो उसने भारत की इस एजेंसी के गठन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि फिर भारत और इजराइल के बीच में ऐसे क्या कारण थे कि जिस वजह से भारत ने लंबे समय तक इजराइल को मान्यता नहीं दी, तो इसके जो मोटे मोटे रीजन्स हैं, देखिए पहला रीजन तो मोटा मोटा यहाँ समझ में आता है कि एक तो भारत की जो एक सैद्धांतिक विचारधारा, भारत की जो एक आइडियोलॉजी वो ये है कि भारत साम्राज्यवाद को और विस्तारवाद का विरोधी है। तो आपको याद होगा कि जैसे ही 1948 में इजराइल बनता है और सभी इस्लामिक देश मिलकर 1948 में इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं, तो इजराइल न केवल इनको मुंह तोड़ जवाब देता है बल्कि इनके बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लेता है। तो इसलिए भारत ये मानता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के एक बहुत बड़े भूभाग पर अवैध कब्जा किया, और इसलिए भारत की जो आइडियोलॉजी है, भारत के विचारधारा
आ रहा है कि विस्तारवाद का विरोध करता है, इसलिए भारत ने मान्यता नहीं दी। तो ये तो थोड़ी सी हम सैद्धांतिक बात कर ले, लेकिन हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप होते हैं, वो होते हैं प्रैक्टिकली, यानी कि व्यवहारिकता के आधार पर होते हैं। तो व्यवहारिकता में यदि हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही वर्ल्ड के अंदर एक नया डायनामिक बदलता है कि शीत युद्ध स्थापित हो जाता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है, और उस समय पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बंट जाता है, एक अमेरिकी गुट आता है, एक आता है यूएसएसआर। तो ऐसे में क्या हुआ कि भारत ने दोनों गुटों से अपनी एक स्वतंत्र नीति को अपनाया, यानी गुट निरपेक्षता नीति को अपनाएगा। लेकिन इजराइल ने क्या किया, इजराइल अमेरिकी गुट में चला गया, और इस वजह से फिर भारत और इजराइल के बीच में रिश्ते डेवलप नहीं हो पाए। और फिर आगे चलकर भारत ने जैसे ही यूएसएसआर के साथ 1971 के अंदर एक मैत्री संधि कर ली, तो उसके साथ भारत का धीरे धीरे रसिया की तरफ झुकाव बढ़ता चला गया। भारत ने भारी मात्रा में हथियार खरीदने शुरू कर दिए रसिया से। तो इस वजह से भी इजराइल और भारत के बीच में एक दूरियां बनी, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक नहीं आए। और तीसरी यदि हमने सबसे बड़ी वजह हम बात करें तो वो था अरब देश, क्योंकि अरब देशों कि दुनिया में बहुत बड़ी संख्या, यानी कि 57 देश हैं ये, और भारत को यदि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को काउंटर करना था तो अरब देशों का सहयोग भारत को बहुत ज़रूरी था। और न केवल कश्मीर के मुद्दे पर ही, बल्कि भारत के कुछ आर्थिक हित भी थे। जैसे हम बात करें कि तेल और गैस पर भारत पूरी तरह अरब देशों पर निर्भर था। इसके अलावा यदि हम बात करें, भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, भारत का बहुत बड़ा मजदूर वर्ग है जो इन अरब देशों में रहता है और भारी मात्रा में रेमिटेंस भेजता सालाना भारत में। तो इस वजह से भारत इन अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को खराब करके आर्थिक हितों पर चोट नहीं कर मार सकता था। एक और जो बड़ी व्यवहारिक वजह है वो हमारे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स, यानी कि आपको भी जानते हो कि 1947 से लेकर 2014 तक अधिकांश समय भारत के अंदर जो सत्ता रही है वो रही है कांग्रेस के हाथ में, और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट। तो इसीलिए कांग्रेस ने हमेशा इजराइल के साथ खुले में रिश्ते इसलिए स्थापित नहीं किए कि ताकि उसका मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं दूर ना चला जाए। और आप आराम से खुद इस बात को सहजता से महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो इस दौरान खुल्लम खुल्ला इन सरकारों के द्वारा इजराइल के साथ रिश्ते स्थापित किए। क्यों? क्योंकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन्होंने इस वोट बैंक की परवाह नहीं की है। अब अगली बात यदि हम बात करें कि इस वर्तमान में यदि हम बात करेंगे कि रिश्ते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करें कि फिर 1992 में भारत ने डिप्लोमेटिक जो रिश्ते इजराइल के साथ डेवलप किए हैं उसके पीछे फिर वजह क्या थी, ऐसी क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का डायनामिक्स चेंज हुए कि जिस वजह से इन रिश्तों को डेवलप किया गया। देखिए इसके सबसे बड़ी वजह जो हम बात कर रहे थे कि अभी शीत युद्ध की वजह से भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे दूर रहे। क्यों? क्योंकि भारत शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ, न केवल गुट निरपेक्षता बल्कि साथ साथ में भारत का जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ था, और वहीं पर और यूएसएसआर का विरोधी था ये अमेरिका, और अमेरिकी को गुट में था इजराइल। तो जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है तो अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अब सोवियत संघ ने भी नज़दीकी बढ़ाना कर दी इजराइल के साथ। तो इसके आधार इसको देखते हुए फिर भारत ने भी प्रैक्टिकली होते हुए इजराइल के साथ खुल्लम खुल्ला अपने रिश्तों को जनवरी 1992 में डेवलप कर लिया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो वजह थी वो था खाड़ी युद्ध। देखिए खाड़ी युद्ध होता है 1992 में, जिसे खाड़ी संकट प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, और इस संकट के में ये हुआ था कि इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था, और जैसे ही कब्जा कर लिया तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के द्वारा एक संयुक्त सेना अमेरिका के नेतृत्व में गठित हुई 35 देशों की, जिसमें इस विभिन्न इस्लामिक देश भी थे। तो इस वजह से भी यहाँ पर इस खाड़ी संकट में ये दुनिया के सामने उभर कर सामने आया कि इजराइल जितने भी इस्लामिक देश हैं ये एकजुट नहीं है, इनके अंदर भी आपस में मतभेद हैं, ये भी आपस में टूटे हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जो इस्लामिक देश पैलेस्टीन के लिए लड़ रहे थे, तो पैलेस्टीन की जो एक अंतरिम सरकार है जो ये थी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेतृत्व में चल रही, तो इसने क्या कि खुल्लम खुल्ला इराक का समर्थन किया, और स्क्वाड जैसी मिसाइलों को भी पीएलओ के द्वारा
कुवैत के ऊपर दागा गया, तो वहाँ से दुनिया के सामने ये समझ में आ गया कि ये इस्लामिक देश एकजुट नहीं है। तो इस वजह से भी फिर इजराइल के प्रति लोगों ने झुकाव बढ़ाना अपना शुरू कर दिया था। और यदि हम बात करें 35 देशों की जो संयुक्त सेना थी अमेरिका के नेतृत्व में इराक के खिलाफ लड़ी, उसको बोला जाता था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और तीसरी जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था ओस्लो अकॉर्ड, यानी कि ओस्लो शांति समझौता। ये हुआ था इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में 1993 में। और इस समझौते के तहत ये निर्धारित हुआ था कि इज़राइल फ़िलिस्तीन को सीमित मात्रा में स्वायत्तता प्रदान करेगा, और न केवल सीमित मात्रा में स्वायत्तता ही प्रदान करेगा, बल्कि इज़राइल फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन को भी मान्यता देगा एज ए अंतरिम सरकार के रूप में, और गाजा पट्टी और पश्चिमी तट से अपनी इन लोगों को सीमित न केवल स्वायत्तता देगा बल्कि अपनी बस्तियां भी हटाएगा। तो इस प्रकार से जो ये डायनामिक चेंज हो रहे थे पूरे मिडिल ईस्ट में, तो उसको देखते हुए भी भारत ने सोचा कि अब वक्त है कि हमें इज़राइल के साथ अपने रिश्तों को डेवलप करना चाहिए। और इस बीच में एक और यहाँ पर हम बात बताते चले कि भारत ने उसी दौरान एक जिस प्रकार के लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी, उसी प्रकार भारत ने पश्चिम देशों के साथ भी, यानी कि पश्चिम एशिया की बात कर रहा हूँ, तो पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने रिश्तों को स्थापित करने के लिए लुक वेस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। अब यदि हम वर्तमान देखें तो देखिए, वर्तमान में तो हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में भारत के जो इजराइल के संबंध है वो एकदम खुल्लम खुल्ला डेवलप हो चुके हैं। और आज के समय में भारत और इजराइल के बीच में न केवल रक्षा के क्षेत्र में वाले कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर सहयोग हो रहा है। और विशेष रूप से हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे रक्षा के क्षेत्र में तो ज़बरदस्त भारत और इजराइल के बीच में रिश्ते डेवलप हो चुके हैं, और भारत अपनी कुल रक्षा आवश्यकताओं की 40% पूर्ति है जो वो कि इजराइल से करता है। तो आज के समय में रसिया और 2 नंबर पर आता है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर आता है हथियार खरीदने में इजराइल। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है वो है इजराइल। और हाल ही में मई 2020 की हम बात करें कि जब भारत और चाइना के बीच में पूर्वी लद्दाख में जो टेंशन चल रही, तो इस बीच भारत ने मई 2020 में इजराइल के साथ करीब 900 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया था। इस रक्षा समझौते के साथ न केवल आधुनिक हथियारों की पूर्ति की बात कही गई थी, बल्कि भारत ने इसमें करीब 1650 यानी कि या 16,500 या 17,000 के आसपास भारत ने करीब लाइट मशीन गन खरीदने की भी इस देश के साथ समझौता किया। तो भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, इसमें भी जितनी भी रक्षा कंपनीज है इजराइल की, वो बहुत बढ़ चढ़ कर भारत का सहयोग करे। इसके अलावा यदि हम बात करें ब्राक 8 मिसाइल है, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल है, ज़मीन से हवा मार करने वाली जो पाइथन और स्पाइडर मिसाइलें हैं, इसके अलावा लेज़र गाइडेड हथियार, इनको भी भारत के द्वारा यूज किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हमने बात करें कि असोल्ट राइफल्स की जो सीआरपी के जवानों को ये दी गई है ताकि माओइस्ट को, यानी कि जितने भी हमारे देश का नक्सली, इनको कैसे काउंटर करना है, तो उसके लिए प्रयोग में की जाती है जो असोल्ट राइफल्स, उसको भी इजराइल से ही खरीदा गया है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने ये आर्टिकल है करीब 2016 का, तो इसमें ये कहा गया कि भारत में सक्सेसफुली जो एक ब्राक 8 मिसाइल का जो टेस्ट किया गया, तो ये भी भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया। जैसे भारत और रसिया के द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया गया, उसी प्रकार भारत के द्वारा इजराइल के साथ मिलकर ब्राक 8 मिसाइल को डेवलप किया गया, जो कि किसकी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इजरायली टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके अलावा हम बात करें कि जल है, सिंचाई है, कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया जा रहा है। और इजराइल के द्वारा करीब 21 राज्यों में 27 कृषि उन्नत केंद्र स्थापित किए गए ताकि भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीकों से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा यदि अपने बात को तो इजराइल टेक्नोलॉजी से तमिलनाडु में टमाटर की गुणवत्ता को और पैदावार को बढ़ाने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर मैंगो को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए तकनीक से, इसके ऊपर भी इजराइल के द्वारा सहयोग लिया जा रहा है। अब यदि हम द्विपक्षीय यात्राओं की बात करें, देखिए सबसे पहले 98 के अंदर इजराइल के राष्ट्रपति ने पहली बार भारत की यात्रा की थी। फिर 2003 में किसी पहले प्रधानमंत्री, इजरायली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई, तो ये भी हुई थी बीजेपी के दौर में ही। इसके अलावा यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली यात्रा, न केवल पहली यात्रा इजराइल की बल्कि भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों में ही पहली यात्रा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाने वाले भारत के
पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद देश के इजराइल के साथ रिश्ते बहुत खुलकर सामने आए, यानी कि हर क्षेत्र में आज बढ़ चढ़ कर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद 2018 में 6 दिन की यात्रा पर बेंजामिन नेतन्याहू, जिसके अंदर रक्षा के क्षेत्र में और तकनीक और वैसे क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर सहयोग करने पर समझौते किए गए हैं। और आज के समय में यदि हम बात कोविड-19 के दौरान भी बढ़ चढ़कर इजराइल के द्वारा भारत को मेडिकल एड न केवल उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन बल्कि सभी चिकित्सा उपकरण है, ऑक्सीजन गैस से संबंधित जितने भी अप्लायंस हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और अगले वीडियो हम बात करेंगे भारत और फिलिस्तीन के संबंधों को। उम्मीद है वीडियो पसंद है, पसंद और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।